हाँ स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया सभी ने, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था अभी एक सेकंड, देखिए मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे कि इसमें ds बाई dt पूछा गया, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया 6r स्क्वायर होता है, तो 6x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट किया, चेन रूल लगाया, चेन रूल लगा के यहाँ पर फिर बाद में वैल्यू रख दिया है, ठीक है। अब मैं एक्सरसाइज देखता हूँ, एक्सरसाइज में कैसे प्रॉब्लम्स हैं इसमें। हाँ बच्चों ये देखो, ये देखो इतने ही तो क्वेश्चन है इस चैप्टर में। एक्सरसाइज 6.1, एक्सरसाइज 6.1 मैं करा नहीं रहा हूँ, बस आपको हिंट दे रहा हूँ करना क्या है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करोगे, सेकंड में क्या करोगे, थर्ड में क्या करोगे, ठीक। तो देखो, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, बहुत आसान, डी ए बाई डी आर, जब 3 सेंटीमीटर रेडियस हो जाए, क्योंकि रेडियस फास्ट चेंज हो रहा है, जब रेडियस 3 सेंटीमीटर हो जाए फिक्स वैल्यू, तो आपसे डी ए बाई डी आर पूछा गया, जब 4 सेंटीमीटर हो जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अच्छा सेकंड, वॉल्यूम ऑफ सेम फॉर्मूला लगाना है वॉल्यूम सर ऑफ उसमें। क्यूब क्या होता है, हाँ सी वही वही, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसमें वॉल्यूम होता क्या है क्यूब का वॉल्यूम पता है ना आपको, बताइए वॉल्यूम का क्यूब क्या होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, ए क्यूब। हाँ एक पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, हाँ वेरी गुड, लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा, साइड अगर ए है तो ए क्यूब हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप एक बार देख लीजिएगा, मेंसुरेशन वगैरह में उसमें सब दिया रहता है, इसमें जरूरत पड़ेगी आपको, वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, तो क्यूबाइड का क्या होगा, ये सब चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना है बच्चों, यहाँ पर ए क्यूब हो गया, तो यहाँ से आपसे पूछा क्या गया इस क्वेश्चन में कि हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एज 12 सेंटीमीटर, तो ये क्या दिया है, ये तो दिया है आपको dv बाई dt दिया है, dv बाई dt, इस क्वेश्चन में dv बाई dt दिया है आपको, चेन रूल लगा लेना, dv बाई dt कितना दिया है, तो 9 सेंटीमीटर क्यूब, एक सेकेंड में वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, 9 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो 8 है क्या, एक सेकंड, ये दिया हाँ सर 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ठीक है, हाँ 8 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो आपसे जो पूछा गया कि भाई इसमें बताओ कि सरफेस एरिया कितना होता है, तो व्हेन लेंथ ऑफ एज, तो ds बाई 6a dt, स्क्वायर। ये आपसे बच्चों इसमें पूछा गया है, तो मैं आपको हिंट थोड़ा दे देता हूँ, इस क्वेश्चन में करना क्या है देख लीजिए, वॉल्यूम का सेकंड क्वेश्चन फॉर्मूला x सुन लीजिए क्यूब करके, dv बाई dt इतना दिया था, तो सरफेस एरिया क्या होता है इसका, आपको पता है सरफेस एरिया क्या होता है, 6l बोलो, स्क्वायर। हाँ तो dv बाई, यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल सकते थे, dv बाई dt कितना दिया है, तो ये दिया है 8, तो इसी को क्या करो, यहाँ पर dv बाई ds, dv बाई ds करके ds बाई dt, dv बाई ds एंड ds बाई dt, ऐसे तो लिख ही सकते हैं, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, और ds बाई dt, तो सरफेस एरिया होता कितना है 6x स्क्वायर, 6a स्क्वायर आएगा, ठीक है, तो ds बाई dt यहाँ से निकाल लेना, ds बाई dt आपसे सर ds बाई dt निकाल सकते हैं ना डायरेक्टली, डायरेक्ट ds बाई dt, अरे यहाँ पर एक बात हो रहा है, यहाँ पर x लेना चाहिए था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्या हो रहा है आपको, x लेके चलो, ठीक है मैं करा ही देता हूँ, इसको a लेके चलना ना, x तो x क्यों हो जाएगा, ठीक है ना, x लेंगे तो आसान पड़ेगा, तो इसको भी अब ये x हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ ds बाई dx थोड़ी निकालना है यहाँ पे, तो ds बाई dt के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको ds बाई dx इंटू dx बाई dt, ठीक है ना, ऐसा हो जाता है, और ठीक है, dv बाई ds दिया नहीं है सर, dv बाई ds नहीं दिया है, dv बाई, इसमें क्या गिवन, क्या dv बाई dt गिवन है ना, हाँ सर, dv बाई dt तो गिवन है ना, इसमें डाल सकते हैं सर, हाँ इसमें डाल सकते हैं, इसमें वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा,
इसको भी तो हम चेंज कर सकते हैं ना, इसको भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? dv बाई dx को हम क्या कर सकते हैं, ds बाई dt, तो इतना मिल जाएगा। सरफेस एरिया कितना है, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। और आपसे देखो ds बाई dt ही पूछा गया है, तो ds बाई dx तो हम हाथ निकाल सकते हैं ना, ds बाई dx कितना आएगा, 12x आएगा, ठीक है। बट हमें ds बाई dt चाहिए था, इसके लिए चेन रूल लगा देंगे, बस चेन रूल लगाएंगे तो ds बाई dt कितना आएगा, तो ये हो जाएगा d बाई dx 6x स्क्वायर इंटू dx बाई dt, ठीक है, सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा 12x इंटू dx बाई dt, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 12x इंटू dx बाई dt। अब dx बाई dt कहीं तो कंफ्यूजन है ना, वो कहां से हमें मिलेगा? सर डीवी तो बाई बता dt सकता है कि से। dx बाई dt किधर से हाँ सर, मिलेगा? डीवी बाई dt से। यहाँ से मिलेगा, dv बाई dt कितना है, 8 है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, dv बाई dx कर दूंगा इंटू dx बाई dt कर दूंगा, ये 8 हो जाएगा। और वॉल्यूम कितना होता है, x क्यूब ना, तो x क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये आपको कितना मिल गया स्टूडेंट, dx बाई dt कितना मिल गया, तो 3x स्क्वायर 8 बाई बाई 8, बस 3x स्क्वायर बाई 8 ना। सर 8/3x स्क्वायर होगा। सर 8/3x स्क्वायर। वेरी गुड, ध्यान दे रहे हैं आप। तो 8/3x स्क्वायर, ठीक है। अब Thank यहाँ you, पर sir. यहाँ पे बता सकते हैं x का वैल्यू कितना पुट कर दोगे, थैंक यू सर। लास्ट में दिया रहता है ना 12, देखो x का वैल्यू 12 दिया, सर क्वेश्चन में देख लीजिए, x का हाँ सर, वैल्यू अभी sir. 12 दिया, सर 12। कैंसिल कर सकते हैं ना 1x। हाँ कैंसिल भी कर सकते हैं, हाँ कैंसिल करके रखेंगे, ऐसा थोड़ी ना, इसमें जब कैंसिल हो रहा है तो पहले वैल्यू रखेंगे फिर थोड़ी ना कैंसिल करेंगे। तो ये आपका Sir. आंसर मिल जाएगा, जो भी आता है आंसर, ठीक है। तो ये चैप्टर में आप देखते जाइए, करना क्या हमें, आज समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, सब एक ऐसे ही है एक्स्ट्रा वैल्यू बच्चों, डालना था क्या डायग्राम सर? बेस्ड क्वेश्चन है। डालना था क्या एक्स्ट्रा हाँ वैल्यू उसमें? देखो ये कितना आसान है, ये भी कितना आसान है। पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x cube + 2, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट। तो ये सब यही है, और इसमें तो आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ इसमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट dc बाई dx निकाल देना, मार्जिनल कॉस्ट आपसे, इससे कोई मतलब, जैसे लगेगा कि जैसे ये कॉमर्स का क्वेश्चन है, उससे हमें कोई नहीं है। dc बाई dx और लास्ट में x की वैल्यू 17 रख देना, इसमें dr बाई dx x की वैल्यू 7 रख देना, बस खत्म हो गया। बस dc बाई dx x की वैल्यू 17, लास्ट में dr बाई dx x की वैल्यू 7, ये आपका आंसर आ गया। और एक पेरीमीटर वाला भी था, वो भी मैं आपको देख लेता हूँ कहाँ पे था, अभी जो कराया ना सेम वही क्वेश्चन था यहाँ पे। ये कहाँ पे दिया है बस, पेरीमीटर वाला रेक्टेंगल का एक क्वेश्चन था इसमें कहीं, एक रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन, हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 शायद करा दिया मैंने आपको। लेंथ ऑफ एक्स ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विद y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एक डिक्रीज हो रहा है, तो बच्चों dx बाई dt कितना लेंगे आप, dx बाई dt -5 सेंटीमीटर पर मिनट, वो 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रहा है। और y Yes, sir. हाँ या -5. वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव होगा, x8 y8। तो आपसे पेरीमीटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल यही सब पूछा गया है। एग्जांपल भी थोड़ा बहुत देख लेना, और लास्ट वाला बता ही दिया। इसमें dc बाई dx x की वैल्यू 17, dr बाई dx x की वैल्यू 7 खत्म होता है। चलिए अब आगे हम तो पढ़ते हैं, सर्कल के इंक्रीजिंग एंड, पूछो। क्या बोलिए, सर आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हाँ बोलिए। सर सर्कल का जो पेरीमीटर अगर लाइक इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो उसमें सिर्फ पाई आर ही होगा ना फाइनल आंसर? 2 पाई आर। मैं आपको थोड़ा ये वाला बता देता हूँ। देखो आपसे पूछा जाए इसका पेरीमीटर कितना होगा, तो पेरीमीटर का मतलब इसका लेंथ 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ही तो पेरीमीटर हुआ ना इसका सर्कल का। अच्छा जैसे ये आपसे इसमें देखो, जैसे सिलेंडर दिया है,
सिलेंडर का अगर कोई क्वेश्चन आता है, कौन सिलेंडर के ही तो क्वेश्चन बनते हैं ना इसमें। आप अभी बोल रहे सिलेबस में नहीं, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे ये आर है, ये आर है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें 3 तरह के फॉर्मूले बनते हैं। एक तो आपको आपसे पूछा जाएगा एरिया क्या होगा सिलेंडर का, इसमें वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम ना, वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है वो देखना है सिलेंडर का। और एरिया, इसमें एक सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, और जिसको लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। एक होता है टोटल सरफेस एरिया। बोलिए बच्चों, यही सब तो इसके अंदर रहता है। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये इसमें इस तरह के फॉर्मूले बनते हैं। और जैसे अगर मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आपको याद आ जाएगा, ये इसका एच है, ठीक है। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया किसको बोलते हैं? अच्छा हुआ कि थोड़ा आपने पूछ लिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब इन दोनों को छोड़ दीजिए, इन दोनों को, टॉप और बेस को छोड़ दीजिए, तो ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। तो कर्व सरफेस एरिया जो होता है इसका, अगर पूछा जाए तो पाई इसका आएगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। तो ये कितना हो गया? इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। इसमें और ऐड कर दो, कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। ये ध्यान रखना। मतलब अगर इसको और इसको कट कर दिया जाए तो इसी को बोलते हैं हम कर्व सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया। एक ही बात है, लिटरल सरफेस एरिया। और टोटल क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप एंड बॉटम। तो ये 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही आप हमेशा डिराइव किया कीजिए, ठीक है ना। और जैसे कोण आ गया, कोण के लिए हम बता देते हैं। कोण में ये आर है, ये एच है। इसका वॉल्यूम कितना होगा स्टूडेंट? 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है ना, बोलिए हेलो। 1/3 पाई स्क्वायर एच। और ऐसा कर्व सरफेस एरिया बताइए, लिटरल सरफेस एरिया फिर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब हुआ यहां तक, ये सिर्फ ये हुआ कर्व सरफेस एरिया। सिर्फ इसको, बॉटम इसको छोड़ दीजिए बस। इसको अगर आपने कट कर दिया ना, इसको कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा। ये कितना? पाई आर एल होता है, पाई आर एल, ठीक है। इसको देखा जाए तो पाई आर एल होता है। अब जब टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया, तो क्या आएगा? पाई आर एल प्लस, एक ही तो बॉटम है इसमें, तो ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका पाई आर एल प्लस आर। ऐसे करके आप सबका निकाल सकते हैं। अच्छा वो आपने पूछ दिया, क्योंकि बच्चों को क्या होता है 9th 10th में पढ़े होते हैं, याद नहीं रहता। वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सिलेंडर है तो 2 इसमें टॉप और बॉटम दोनों ऐड कर दीजिए। समझ में आ गया ना? इसको खत्म करते हैं। अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये सब देखो कितना आसान है। dr बाय dx निकालो और x की वैल्यू 15 रख दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल रेवेन्यू इन द रुपीज रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट। ये लगेगा जैसे कॉमर्स का क्वेश्चन है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। dr बाय dx निकालना है और मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा x = 15 पे आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चों, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट है बुक में अच्छा दिया है, बुक को ही फॉलो करते हैं। बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। देखो ये 4 टाइप्स के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होते हैं, डायग्राम भी दिया है, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को इसने कवर किया है। इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक होता है डिक्रीजिंग और एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। 5 टाइप्स के फंक्शंस होते हैं। जैसे ये क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, ये कहीं भी बीच में कहीं ग्राफ कहीं फ्लैट हो रहा है, सॉरी ये फ्लैट हो रहा है, थोड़ी देर के लिए फ्लैट हो रहा है, ग्राफ ना पैरेलल हो गया, पैरेलल हो गया ना, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन।
और जो ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज ऐसे इंक्रीज होता जा रहा है, कभी भी ग्राफ फ्लैट नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, जैसे log x का ग्राफ, y इक्वल टू x का ग्राफ, ये सब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। tan x का ग्राफ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज तो हो रहा है, थोड़ी देर के लिए फ्लैट हो गया ग्राफ, मतलब थोड़ा गलत दिया है, इसको फ्लैट ऐसे कर देना चाहिए, ऐसे पैरेलल, x के पैरेलल आएगा ये, फिर उसके बाद फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं ये बताना चाहूंगा डिक्रीजिंग, तो ये भी ग्राफ देखो डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ फ्लैट हो गया, फिर डिक्रीज हो रहा है। ये क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ बच्चों डिक्रीज हो रहा है, ना कि इंक्रीज हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि उनको तो ऐसा लगेगा ये इंक्रीज हो रहा है, इधर से देखेंगे, वो ऐसे देखेंगे, ऐसे ऐसे, अरे ये तो इंक्रीज हो रहा है, ऐसे नहीं देखना है, फिर तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। हमें ग्राफ लेफ्ट टू राइट देखना है। ग्राफ को कैसे देखना है, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ, तो इधर से ग्राफ देखना है, लेफ्ट टू राइट तो डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, ऐसे तो ये भी लगेगा इंक्रीज हो रहा है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, ये लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है। अब ये क्या हो रहा है, समटाइम्स इंक्रीज हो रहा है, समटाइम्स डिक्रीज हो रहा है, समटाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसका क्या नाम रखा जाए, ऐसे ऐसे फंक्शंस का क्या नाम रखा जाए, समटाइम्स इंक्रीज होता हो, समटाइम्स डिक्रीज होता हो, समटाइम्स इंक्रीज होता हो। तो कोई बोलेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों बोल देंगे, नहीं, इधर इसको इसका नाम रखा गया है मैथ्स में नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीजिंग में काउंट होगा ना डिक्रीजिंग में काउंट होगा। ऐसे फंक्शंस को हम नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, हाँ इंटरवल बाय इंटरवल, इंटरवल में ब्रेक करके जरूर बता सकते हैं। अगर मान लीजिए ये -π/2 है, सपोज ये -π/2 है, तो -π/2 से 0 तक इंटरवल में ब्रेक करके आंसर दे सकते हैं। -π/2 to 0 ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, फिर 0 से लेकर यहाँ तक 3π/2 तक डिक्रीजिंग फंक्शन है, फिर इंक्रीजिंग है, ऐसा बोल सकते हैं। sin x कैसा फंक्शन होगा, जरा बता सकते हैं आप कोई, sin x? neither increasing nor decreasing. हाँ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, क्योंकि समटाइम्स इंक्रीज होता है, समटाइम्स डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है। तो बच्चों हमें यही तो ग्राफ बनाने हैं, बताया, लेकिन बट हमें ग्राफ फिर से हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, ग्राफ बना लेते हैं। तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो होता है, सबसे पहले हमने लिख लेते हैं, ग्राफ भी बना लेते हैं। फर्स्ट इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, इंक्रीजिंग फंक्शंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ध्यान रखना ऐसे, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इंक्रीज हो रहा है, बट ये कुछ ग्राफ फ्लैट भी हो सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो ग्राफ ऐसे इंक्रीज हो रहा है, थोड़ा देर फ्लैट हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और इसका एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन फॉलो करना है कि x1 इज ग्रेटर देन x2। देखो ये ग्राफ देख के तो हमें समझ में आ जाता है, बट हमें एक थ्योरेटिकल पोर्शन भी तो समझ में आना चाहिए ना। ये x1 और ये क्या है, x2 है, कहीं भी मान लीजिए x2 है, कहीं भी ले सकते हैं x1 और x2। तो हमें ये तो बच्चों पता ही है कि x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x1, क्योंकि ये राइट साइड का ग्राफ है, तो राइट साइड के ग्राफ में x2 तो हमेशा x1 से ग्रेटर ही होगा। तो यहाँ पर x2 इज ग्रेटर देन x1। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है, implies f of x2 इज ग्रेटर देन f of x1। ये है हमारा, यहाँ पर इक्वल भी साइन हो सकता है। इक्वल का साइन किस में चलता है, इंक्रीजिंग में, क्योंकि देखो कहीं कहीं तो x1 और x2 सेम भी हो जाएगा। कैसे, अगर इस यहाँ की बात करें, हम यहाँ की बात करें तो x1 और x2 का ग्राफ तो सेम ही मिलेगा हमें। अगर ये x1 है, ये x2 है, तो x2 जो x1 से ग्रेटर है, एक सेकंड बच, थोड़ा मिस्टेक किया हमने, x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x1, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता, बट फंक्शनल वैल्यू जरूर इक्वल हो सकता है। अगर मैं x1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, x1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, तो f of x1 इक्वल टू f of x2 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा होता है इंक्रीजिंग फंक्शंस का डेफिनेशन। अच्छा, सेकंड, फिर से दोबारा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, पहले लिख लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग, फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या होगा, ग्राफ ऐसा होगा,
ये तो पता ही है, सीधे ग्राफ बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ आपका x1 x2, तो यहाँ पर x2 तो हमेशा ही x1 से ग्रेटर होगा। ये कैसे इक्वल हो सकता है? इसलिए क्योंकि ये नेक्स्ट पॉइंट है, दोनों इक्वल हो गया तो सेम पॉइंट हो जाएगा। ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो x1 x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक है बच्चों। तो x2 इज ग्रेटर देन x1, बट यहां पर f ऑफ x2 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता f ऑफ x1 पे, हमेशा ग्रेटर ही होगा। तो ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देखो यहाँ पर कहीं भी पॉइंट्स को आगे पीछे आप शिफ्ट कर दो तो ये ग्राफ ये f ऑफ x2 कहने का मतलब समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ये f ऑफ x2 है, इसी को तो बोलते हैं, ये तो बहुत बार बताया गया ना, ये f ऑफ x2 है और ये क्या है, f ऑफ x1 है। तो f ऑफ x1 की वैल्यू अगर 3 है तो ये कितना होगा, 3 थोड़ी ना होगा, ये 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ वैल्यू रखो, ये कभी इक्वल नहीं होगा। बट इसमें ऐसा हो सकता था, इसमें ऐसा हो सकता था, जैसे यहाँ पर मैं x1 को शिफ्ट कर दूं तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो सकता था, बट x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x1, ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तीसरा क्या है, सारे ग्राफ बच्चों हमको बनाना पड़ेगा डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। 1 मिनट ऊपर लो ना। इसका सिंबल ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोल रहे हो, लिखना है क्या? हाँ सर 1 मिनट ऊपर लो। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इस ग्राफ को थोड़ा और ऐसा बना लो, इसे बढ़ते हुए। डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, ग्राफ ऐसा होगा, डिक्रीज हो रहा है ऐसे, डिक्रीज तो हो रहा है, फ्लैट हो गया फिर डिक्रीज हो गया ऐसे। तो x1 x2, ठीक है, कहीं भी। तो इसमें क्या होगा, x2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x1, ये तो हमें पता ही है, बट f ऑफ x2 कभी कभी ग्रेटर तो खैर होगा बट इक्वल भी होने के चांसेस है, क्योंकि ग्राफ फ्लैट हो रहा है। तो अगर x1 यहाँ पर x2 यहाँ पर है तो दोनों तो सेम हो गया, f ऑफ x1 क्या है, ये है, f ऑफ x2 भी यही है। बट अगर x1 की वैल्यू यहाँ पे लिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, तो f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f यहाँ पे कर दिया जाए, तो बच्चों इसमें, हाँ एक मिनट, ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स, ये जो पॉइंट है बच्चों रिवर्स हो जाता है, हाँ रिवर्स हो जाएगा। देखो अगर हमें x1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दूं, x1 को यहाँ पे, तो इस केस में f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 इज, मतलब इसमें क्या होता है, ये साइन हमेशा अपोजिट होगा, अपोजिट साइन। मैं बाद में सब अच्छे से बताऊंगा, टेंशन मत लो, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी थोड़ी देर में हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। देखो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, चाहे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या सिंपल इंक्रीजिंग हो, दोनों में सेम साइन होगा, दोनों में सेम साइन रहेगा हमेशा। सेम साइन कहने का मतलब ग्रेटर तो ग्रेटर, स्मॉलर तो स्मॉलर, ये भी बताएंगे थोड़ी देर में। इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये ग्रेटर है, अगर ये ग्रेटर है तो ये स्मॉल, ये वाला, हाँ ये भी ग्रेटर सेम, क्योंकि इंक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग में क्या होता है, उल्टा साइन चलेगा, अगर ये ग्रेटर है तो ये स्मॉलर, अगर ये स्मॉलर है तो ये ग्रेटर हो जाएगा। अब आप कहेंगे स्मॉलर कैसे हो सकता है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पॉइंट्स को इधर शिफ्ट कर दो तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एक और है नेक्स्ट, फोर्थ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। बस इसमें क्या होता है बच्चों कि ग्राफ डिक्रीज होगा, ऐसे स्ट्रिक्टली ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज ही होगा। तो ये हमारा क्या है, x1, ये क्या है x2, तो ये क्या है फिर, ये क्या है f ऑफ x1, जैसे 1 2 3 4 5 मान लेते हैं इसको 5, ये 5 है। f ऑफ x2 ये है, ये हमारा f ऑफ x2 है। तो डिक्रीजिंग में हमेशा उल्टा साइन चलता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों x2 इज ग्रेटर देन x1, बट f ऑफ x2 इज लेस देन f ऑफ x1, उल्टा साइन चल रहा है, और कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस साइन उल्टा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों आपके बुक में क्या दिया है, शायद हमने जो बताया ना उसका उल्टा डेफिनेशन ऐसे बनाया होगा, हाँ ये भी सही है, इसी तरह से लिखा x2 इज ग्रेटर देन x1, तो ये सेम साइन। देखो डिक्रीजिंग है तो अपोजिट साइन होगा, डिक्रीजिंग में अपोजिट साइन, डिक्रीजिंग में अपोजिट साइन, ठीक है। इंक्रीजिंग में सेम साइन, सेम साइन,
सेम साइन। अगर बच्चों मैं यहाँ पर x1 इज ग्रेटर देन x2 कर दूं तो ये भी राइट डेफिनेशन है, ये भी राइट है, बट यहाँ पर भी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर है तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, अगर ये ग्रेटर है x1 ग्रेटर देन x2 है तो ये भी ग्रेटर होगा, स्मॉलर है तो स्मॉलर होगा, स्मॉलर है तो स्मॉलर होगा। बस सेम साइन, सिंपल सा रूल, एकदम इजी रूल है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सेम साइन, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सेम साइन, फंक्शन डिक्रीजिंग है तो अपोजिट साइन। अब आप कहेंगे कि भाई x1 x2 से ग्रेटर कैसे हो जाता है, और हमको बता दीजिए इसमें, क्योंकि हमेशा x2 इज ग्रेटर देन x1 है। ठीक है बच्चों, पहले ये वाला समझ लें, लास्ट वाला नाइदर इंक्रीजिंग, उसके बाद बताते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। 1 मिनट ऊपर लो ना। एक सेकंड, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग बच्चों नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो देखो बच्चों इसमें क्या होगा, साइन एक्स, साइन एक्स सबसे बढ़िया एग्जांपल है, साइन एक्स का ग्राफ ये सबसे बढ़िया एग्जांपल, साइन एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, सब ये। tan x को नहीं बोल सकते, tan x इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये बच्चों क्या हो रहा है, इसको हम नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इंटरवल वाइज हमको बता सकते हैं क्या आंसर, बिल्कुल 0 से लेकर π/2 तक। देखो x बिलोंग्स टू 0 to π/2 ओपन इंटरवल, लेकिन इसमें ये इंक्रीजिंग है, यहां तक ग्राफ इंक्रीज हो रहा है, यहां तक, ठीक है। और इसके बाद x बिलोंग्स टू π/2 से ये कितना होगा 3π/2, पता रहना चाहिए। तो π/2 to 3π/2 ओपन इंटरवल लेना है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। हाँ अगर क्लोज इंटरवल डाल दे तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लैट हो रहा है ग्राफ, थोड़ी देर के लिए फ्लैट हो रहा है। एक बार तो ग्राफ कहीं ना कहीं जीरो होगा ही होगा, जहां पर जीरो होगा वहीं पे ग्राफ फ्लैट हो रहा है जीरो, तो यहाँ पर फिर क्या होगा, इस केस में dy/dx क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। और अगर मैं क्लोज इंटरवल डाल दूं तो एक बार कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट काउंट हो जाएगा, तो फिर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये dy/dx लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ये है। तो ये ओपन इंटरवल है इसलिए ग्रेटर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। 0 से लेकर 90 तक ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, एग्जैक्ट 90 पर क्या हो रहा है, 90 पे ग्राफ फ्लैट हो जा रहा है, dy/dx 0 हो जाएगा। कैसे, y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसका dy/dx बताइए, dy/dx कितना आएगा, cos x। कौन से पॉइंट पर, x की जगह 90 रख के देखो, x की जगह 90 तो 0 आ जाएगा। तो 90 पर dy/dx 0 होगा। लेकिन अगर मैं 90 काउंट ही नहीं करूंगा, 90 को काउंट ही नहीं करूंगा, तो फिर तो कभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा ही नहीं। सभी को समझ में आ रहा है, बोलो हेलो। यस सर। आवाज नहीं आ रही क्या तुम, आ रही है। हाँ बोलो। हाँ हाँ सर। ठीक है ना, सभी के समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं अब ये बता रहा था इसमें कि चलिए ये तो 5 टाइप्स के फंक्शन होते हैं, 5 टाइप्स का, तो ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में काउंट होता है। ठीक है, और एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस वगैरह में भी आ जाता है, जैसे y इक्वल टू e रेस टू x का ग्राफ होता है जो कि 0 1 से पास होता है। ठीक है, दूसरा होता है log x, बहुत ज्यादा यूज होता है एंट्रेंस में, ये हमारा log x का ग्राफ। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, कहीं भी कोई ग्राफ फ्लैट नहीं हो रहा है। ये क्या होगा बच्चों, ये भी इंक्रीजिंग है, ऐसा ये भी डिक्रीज नहीं हो रहा है, लेफ्ट टू राइट देखो इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी जो है वो इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीज नहीं हो रहा है। लेफ्ट टू राइट देखा जाता है ना, तो लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो ये इंक्रीज ही तो हो रहा है। ये मैंने एरो जो लगा रखा है ना, वो ऐसे एरो से कोई मतलब नहीं है इसको, हमें ग्राफ लेफ्ट टू राइट देखना है। तो ये भी ग्राफ log x भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेफ्ट टू राइट देखा जाता है। ये हमारा होता है पॉइंट 1,0। ठीक है, और ये 0 और 1 एक दिन बताया भी था, ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स होता है, बताया था ना बच्चों एक बार। log x और e रेस टू x, ये log x है, ये हमारा e रेस टू x है, ये दोनों एक दूसरे का
इनवर्स फंक्शन होता है। जैसे y इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज है ना ये, तो एक दूसरे का रिवर्स होता है। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। हाँ, ये बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें। और अगर आप चाहें तो y इक्वल टू, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। डेफिनेशन भी आपको बता दिया। हाँ, आप ये पूछ रहे थे ना कि हमेशा x1 x2 से ग्रेटर ही होगा क्या? नहीं, ग्राफ लेफ्ट साइड में लीजिए, आप ग्राफ को लेफ्ट साइड में बनाइए। तो देखिए इस केस में क्या होगा, ग्राफ तो ये इंक्रीजिंग लिया मैंने, ये बच्चों ग्राफ इंक्रीज हो रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x1 ये ले लिया हमने x2। अगर ग्राफ इंक्रीज हो रहा है तो x1 लेस देन x2, तो यहाँ पर क्या होगा, f ऑफ x1 इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ x2, क्योंकि इंक्रीजिंग है फंक्शन, ग्राफ ये इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज में सेम सिंबल रहेगा। अच्छा, मैं पॉइंट यहाँ पे ले लूं तो अब क्या होने जा रहा है, देखो जरा, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में पॉइंट्स लो, तो अब ये तो x1 इज ग्रेटर देन x2 हो जाएगा। यहाँ पर x1 यहाँ पर क्या होगा, कौन सा बड़ा पॉइंट होगा जरा बताओ, x2। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अच्छा एक मिनट, उल्टा लिख दिया मैंने, पहले x1 लिखना था फिर x2 लिखना था। अब मैं यहाँ पर लिखा x1, यहाँ पर लिखा x2। ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन ग्रेटर होगा जरा बताइए। लेफ्ट साइड में जो पॉइंट्स लेते हैं आप, 0, -1, -2, ये x1 है और ये x2 है, किसका वैल्यू ज्यादा है? x1 का। x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 इज ग्रेटर देन x2, बट ग्राफ देखा जाए बच्चों, तो ग्राफ में उल्टा हो रहा है, ग्राफ में उल्टा, ग्राफ में भी सेम ही साइन रहेगा ना। तो f ऑफ x1 क्या आएगा, इज ऑल्सो ग्रेटर देन f ऑफ x2। हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों डेफिनेशन राइट है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ये दोनों डेफिनेशन है। अगर वो स्मॉलर होगा तो स्मॉलर होगा, ग्रेटर होगा तो ग्रेटर होगा, बट डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं होता। डिक्रीजिंग के केस में ग्रेटर का स्मॉलर, स्मॉलर का ग्रेटर होता है। तो बुक वाले भी इन्होंने क्या किया है, एक ही डेफिनेशन बनाया है। उन्होंने ऐसा मान के चला है कि x2 हमारा जो है हर केस में x1 से ग्रेटर है, जबकि एंट्रेंस वगैरह में बताया जाता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है कि x1 ग्रेटर देन x2, f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। मतलब सिंपल सा रूल, सेम साइन इंक्रीजिंग के लिए और डिफरेंट साइन डिक्रीजिंग के लिए। चलिए खत्म हुआ ये कॉन्सेप्ट। अब मैं यहाँ पर एक ट्रिक लिख देता हूँ, ध्यान रखना। फिर से इंक्रीजिंग के केस में, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमेशा सेम साइन रहेगा, सेम साइन, ये ध्यान रखना, चाहे ग्रेटर हो या फिर स्मॉलर हो, कुछ भी होगा सेम साइन रहेगा। और डिक्रीजिंग के लिए, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमेशा अपोजिट साइन रहेगा, अपोजिट साइन, जो जैसा मान लिया, ग्रेटर मान लिया तो ग्रेटर, स्मॉलर मान लिया तो स्मॉलर। चलिए लिख लो। अच्छा बच्चों, ये एक बार मैं देख लेता हूँ क्या क्या सब कुछ हो और गया ना थोड़ा इसमें, ऊपर, इंक्रीजिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। ठीक है, बस इधर से, कौन सा बोलो, कहाँ पे? बस सर इधर। ठीक, इसका स्लोप कहाँ कहाँ जीरो होगा बच्चों बताइए। यहाँ पे जीरो होगा, फिर यहाँ पे जीरो होगा, जहां जहां ग्राफ फ्लैट होगा। एक पॉइंट पे तो फ्लैट हो रहा है ना ग्राफ, यहाँ पे फ्लैट हो रहा है ग्राफ, जहां जहां फ्लैट होगा वहां पे ग्राफ डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो देखिए इस चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव का अप्लाई होता है, dy/dx पे ही डिपेंड करेगा पूरा क्वेश्चन। सर हाँ बोलिए, कोई कंफ्यूजन है सर, तो पूछ लीजिए अभी। सर यहाँ पे SIF मतलब क्या है? कहाँ पे? नीचे लिखा है आपने, वो EX के ग्राफ के नीचे। हाँ, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, टू टाइप्स का फंक्शन होता है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है ना, बीच में फ्लैट तो नहीं हो रहा। ग्राफ कहीं फ्लैट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बस बच्चों हो गया इसमें। सब कुछ बता दिया, सिंपल सा रूल है,
कि भाई सेम साइन अपोजिट साइन और कुछ भी नहीं है। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक लेते हैं, फाइंड द इंटरवल, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ भी हमें पता है कौन से इंटरवल में ये इंक्रीज होगा, कौन से इंटरवल में ये डिक्रीज होगा, बताना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर ग्राफ आता है तो भाई कुछ किसी भी रूल की जरूरत ही नहीं है। जिसको ग्राफ नहीं आता इसीलिए ये सब सारे रूल पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ये हमें पता है कि ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर x अगर माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है बच्चों, x अगर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ये ग्राफ बढ़ता, ऐसा नहीं है कि 2 पे जाके खत्म हो जाएगा, अरे ये ग्राफ बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक ये इंक्रीज हो रहा है, ये सिंबल है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, बस यही तो है। अब मान लीजिए कि जिसको ग्राफ ही नहीं आता है, ग्राफ तो देख के बताया जा सकता है, अब हमें ग्राफ आता ही नहीं, तो विदाउट ग्राफ कैसे, तो इस चैप्टर में यही तो है, विदाउट ग्राफ आपको कोई तो मेथड होगा ना कि भाई इंटरवल क्या होगा, कैसे बताया जाए, कुछ नहीं, एक रूल है, डिफरेंशिएट कर दो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे इसका, क्योंकि डेरिवेटिव हमें अप्लाई करना है, तो 2x, ठीक है 2x। अब यहाँ पर x का फैक्टर क्या है, dy बाई x को 0 रख दो, dy बाई dx को 0 रख दो, तो dy बाई dx को 0 रखोगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगा। एक ही इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये 0 मिल गया, 0, तो 0 एक ही पॉइंट है, एक ही फैक्टर है, 2 फैक्टर होता है तो क्रिटिकल पॉइंट जितना मिलता है देखते हैं उसको। तो 0 के आगे पॉजिटिव, 0 से पहले नेगेटिव, तो dy बाई dx पॉजिटिव कब होगा, dy बाई dx पॉजिटिव होता है किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। तो ये हमारा इधर ग्राफ डिक्रीज हो रहा है और इधर हमारा ग्राफ इंक्रीज हो रहा है। अभी तो बताया कि dy बाई dx पॉजिटिव होता है इंक्रीजिंग के लिए और dy बाई dx नेगेटिव होता है, dy बाई dx अगर नेगेटिव है तो वो ग्राफ डिक्रीज हो रहा है। तो dy बाई dx का ही तो ग्राफ बना हुआ है ना, ये किसको प्लॉट किया गया है, dy बाई dx को, dy बाई dx के ही तो रूट्स हैं 0, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव है, मतलब ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक ये ग्राफ इंक्रीज हो रहा है और माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बच्चों। फिर से मैं आपको यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि अब हमें ग्राफ में इसमें क्या क्या हमें पॉइंट्स याद रखना है। देखो फॉर इंक्रीजिंग, क्योंकि बाद में भूल जाएंगे, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन dy बाई dx हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, ठीक है। दूसरा फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy बाई dx क्या लेना है, ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, कभी ग्राफ फ्लैट नहीं हो रहा, फ्लैट नहीं होगा तो dy बाई dx 0 होगा ही नहीं, कभी टर्निंग पॉइंट आएगा ही नहीं। फिर और डिक्रीजिंग फंक्शन, ये लिख देता हूं क्योंकि उसमें क्या होता है बहुत कुछ समझना पड़ता है अलग से, ये हर बार आपको इसको देखने में आसानी पड़ेगा। dy बाई dx लेस देन इक्वल टू 0, फोर्थ पॉइंट है, और स्ट्रिक्टली, बस इस चैप्टर में इतनी कहानी है, बस खत्म। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अब क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो जाओ। फंक्शन dy बाई dx क्या होगा इसमें, लेस देन, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली है ना, तो कभी ग्राफ फ्लैट नहीं होगा, ग्राफ फ्लैट नहीं होगा तो स्लोप कभी 0 होगा ही नहीं, ये तो स्लोप ही है ना, dy बाई dx क्या है, स्लोप है। अच्छा नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, एक सेकंड बच्चों, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग में कुछ बोला नहीं जा सकता, समटाइम्स पॉजिटिव होगा तो समटाइम्स नेगेटिव होगा, स्लोप कुछ हमें इसमें मिलता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। जैसे साइन एक्स,